नमस्कार, मैं नीलिमा अरोड़ा अपनी अगली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूँ। ये मेरा इस वीडियो का भाग 3 है, मेरी पहचान मेरी दैनिक पढ़ाई के साथ में। इस बार मैं अपनी वीडियो को एक कविता से शुरू करूंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है जो हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में पढ़ते ही रहते हैं इन साहित्यकारों की, और बहुत ही सुंदर कविता है। उनका कहना है कि अपनी राह को हम जब कोई बना रहे हैं तो उम्मीद और साहस के साथ बनाएं। धीरज और संकल्प हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, कितने भी कांटे हो रास्ते में, लेकिन हम इन सबको जो है पार करके चले। सच है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं। उद्योग निरंतरित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं। बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। हमारी इस वीडियो का प्राथमिक उद्देश्य जो है पुनरावृत्ति, दोहराना या रिवीजन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसके अंदर में हम अपने जीवन में उच्चतम उत्कृष्टता की ओर बढ़े। यह हमारे लक्ष्यों की दिशा में हमारी प्रेरणा और मार्गदर्शन करता है। यह हमें सही दिशा में अग्रसर होने के लिए एक मार्ग प्रदर्शक की भूमिका भी निभाता है। और इस बारे में मेरा अक्षर है प। मेरा इसका वीडियो का एजेंडा या कार्यसूची है। सबसे पहले हम आपको पुनरावृत्ति, दोहराना, रिवीजन और पुनरावलोकन के बारे में बात करेंगे, और अर्थ उसके बारे में बात होगी, और क्या उपाय हैं या तरीके हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। इसके अंदर में इस बारे में आपको एक अपने जीवन की कहानी भी सुनाऊंगी। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो के अंदर में भी बताया था, भाग 2 के अंदर में भी, कि अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, मोटिवेट भी महसूस करना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनलाइज पढ़ाई का टाइम टेबल बनाइए, उसका अपना कैलेंडर बनाइए। उसके लिए आप अधिक डिटेल के लिए जो है मेरी पिछली वीडियो को, भाग 2 को देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारियां जानने को भी मिलेंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये इसका टाइम टेबल और कैलेंडर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पुनरावलोकन क्या है एक दोहराने की क्रिया। मतलब कि पढ़ाई को समय से पहले विषयों को फिर से समझना और याद रखना। बार बार हम उन चीजों को दोहराते हैं तो वो हमारी पढ़ाई को भी प्रभावी बनाते हैं, और इस कारण से हमें अपने लक्ष्य और अपने परिणाम की भी प्राप्ति होती है, जो कि हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। या रिवीजन जो है वो एकदम से नहीं होती है। आप जब भी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको आपका अध्यापक कुछ पढ़ा रहे हैं तो उस पर आप उसके नोट्स बनाइए। उसमें जो है आप ध्यान से सुनिए कि आपके अध्यापक या अध्यापिका आपको क्या समझा रहे हैं। और जब आप घर पर होते हैं तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको फिर से दोहराएं भी कि आज कक्षा में क्या पढ़ाया गया था, या आज मैंने जो है सुबह में किसी वजह से आप आज शनिवार है या रविवार है और छुट्टी है स्कूल की, और आपने सुबह में कुछ पढ़ाई की थी, तो एक बारी में उसका चिंतन मनन भी करें कि भाई मैंने क्या किया था। या रात को सोने से पहले या अकेले में बैठकर थोड़ी देर के लिए उस चीज को सोचे भी। आप अपने पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके भाई बहन या आपके जो पहले वाली कक्षा के लोग थे आपने उनसे ले रखे हैं, या आपके टीचर्स ने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, आप उनको सॉल्व करिए। खुद अपना एग्जामिनर बनिए, यानी कि आप अपने लिए परीक्षा पत्र बनाइए, छोटे छोटे से परीक्षा पत्र बनाइए और उसके उत्तर कहीं और लिखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि परीक्षा पत्र अभी बनाया और अभी करा। बेटर होगा कि आप उसको जो है अगले दिन में करें। परीक्षा पत्र आज बनाए और उसको 2 दिन के बाद में या अगले दिन में जाकर उसको।
पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपने रटना है, रट्टाफिकेशन की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि सिर्फ आप उसको कंठस्थ कर ले, याद कर लिया, मैंने याद कर लिया बस हो गया, नहीं, आप उसे नोट्स बनाइए। आप जैसे अब इतिहास या गणित है, या उसको कैसे बनाना है, आप उसके नोट्स बना सकते हैं। कैसे, मैं अभी आगे की तरफ में आपको स्लाइड्स में बताऊंगी। और दूसरा, ड्राइंग बनाकर आप उसको एक कहानी के रूप में, आप कहानी या कविता या गीत बना सकते हैं। जो बच्चों को जिस चीज का हुनर है वो ये सब कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे मुझे कहाँ से आती है गीत बनाना, कविता, कोई बात नहीं, आपको कुछ तो कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप बहुत पसंद करते हैं, आप उसके द्वारा भी अपने नोट्स बना सकते हैं। बेसिक बात सबसे बड़ी यही है कि जो आप स्कूल में पढ़े उसे घर आकर पुनरावृत्ति करें, उसे एक बारी जरूर देखें, ताकि अगर अगर कक्षा में पढ़ाया गया कुछ समझ नहीं आया तो अगले दिन में जाकर आप टीचर से दोबारा समझ सके। या फिर, और दूसरा ये नहीं कि अगले दिन आपने आकर आज तो पढ़ लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, आप पिछले दिन का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या 2-3 दिन के बाद में फिर वापस उस विषय के ऊपर में आइए। तभी मैंने आपसे कहा, बार बार कह रही हूँ कि आपको टाइम टेबल और कैलेंडर पे काम करने की जरूरत है। परीक्षा की बात तो मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि आप खुद के लिए बनाइए। चलिए मैं आपको ना अपने बचपन की मतलब जब मैं छात्र के रूप में थी उसका अनुभव आप लोगों को सुनाती हूँ। सबसे लेकिन एक चीज बात है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर में विश्वास रखिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे सामने सभी चीजें होती हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ हमें पता भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर, जिसको कहते हो आप लोग। आजकल के बच्चे ये बात बहुत बोलते हैं, छोड़ो ना, क्या करना है, इट्स ओके, चल जाएगा। एक शब्द बताती हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको ये शब्द सुनाई देगा, मैनू की। पंजाबी का शब्द है, लेकिन मैनू की मतलब मुझे क्या, इट्स ओके, चलता है, सब हो जाएगा। हमारे सामने सभी चीजें होती है लेकिन हम ये सब कर देते हैं। मेरे को याद है कि जब मैं छात्र के रूप में थी तो हमको ये होता था कि भाई पढ़ना है, करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है कि भाई परीक्षाएं आएंगी मैं तो तभी करूंगी, या उस समय तक हो जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं। जिस दिन में हमारे अध्यापक हमें कुछ भी पढ़ाते थे, हम घर आकर मैं उसको पढ़ती थी, देखती थी। हालांकि जो उस समय में मुझे सही लगता था, आज जब बैठ के मैं उसको याद करती हूँ, या जब हम एज ए अध्यापिका के रूप में जब हमारी वर्कशॉप्स होती थी, तो उस समय में जो है हम इन सब चीज़ों के ऊपर में काम करते होते थे। फिर परीक्षा के दिन आते थे तो मुझे सब कुछ याद होता था कि भाई मुझे क्या करना है, क्या लिखना है करने के लिए। और आगे मैं बताऊंगी कि मैं अपनी तैयारियों में क्या क्या कार्य करा करती थी। उस तो फिर परीक्षा के दिन आने के टाइम पे मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। और इसी को कहते हैं रियल लर्निंग, अगर आप साथ के साथ करते हो तो। जिस भी समय हमारी कक्षा होती थी, हम स्कूल में अपना बैग लेके जाते थे, अध्यापक आते, तो हम क्या करते थे कि भाई जो भी उन्होंने बताया है उनको हम नोट्स बना लेते थे, छोटे छोटे से बनाते थे। आज वो बातें याद आती हैं, जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो उस समय वो बातें भी याद आती हैं कि भाई हम क्या किया करते थे अपने, ताकि हम बच्चों को भी वो बातें बता सकें। और मुझे तो वो याद आ रहा है इस समय में आपसे बात करते हुए कि हिस्ट्री की क्लास होती थी, इतिहास की, तो बड़ा मुश्किल होता था कि भाई वो तारीखें तो सब सिर के ऊपर से टूं करके निकल जाती थी, वो एरोप्लेन बना के, जैसे कहते हैं ना हम, एरोप्लेन बना के निकल जाती थी। तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल होने लगा, तो भाई मध्यकाल में क्या हुआ, पौराणिक काल में क्या हुआ, रीतिकाल में क्या हुआ, ये सब तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ये खाली इतिहास एक विषय के रूप में नहीं होता था, हिंदी में भी कुछ कुछ इस तरह की चीजें हमें पढ़नी पड़ती थी। तो फिर मैंने जो था कि सोचती रहती थी कि कैसे करें कि भाई ये याद हो जाए करके। तो हमने क्या किया कि उस समय में हमें क्या, एक दूसरे से हम प्रश्न पूछते थे कि वो मैम ने या क्या बताया था, इसका क्या मतलब था, या क्या तारीख बताई थी। तो इस तरह से भी हम एक दूसरे से क्विज के रूप में, जिसको आप लोग आजकल बोलते हैं प्रश्नावली, करके हम लोग पूछते थे।
और चाहे हम ये 5 मिनट मिलते थे या 2 मिनट मिलते थे, क्योंकि अध्यापिका आ जाती थी, तो थोड़ा सा आसान हो जाता था। फिर कभी अचानक से एक बारी में मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं तारीखें लिखूं, उसके साथ में सिर्फ छोटे छोटे उसके बारे में कि ये किस तारीख की बात हो रही है, किस सन की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है। तो वो उससे फिर मुझे इतिहास में याद करना आसान हुआ, जिसको आगे में मैं वो शब्द भी बताऊंगी कि इनको कहते क्या हैं। तो अब हिस्ट्री की क्लास में इतना कठिन जो था ना, सही में बताऊं, बहुत अच्छे से मेरा कार्य होने लगा। मुझे याद है जब मैं कक्षा 9 में थी, तो प्रतिदिन जैसे ही स्कूल का बैग अपना घर में आके रखते थे, तो मुझे पता नहीं कहाँ अचानक से ड्राइंग का शौक हुआ। तो वही जो मैंने हिस्ट्री वाली बात आपको बताई, इतिहास की, तो मैं उसकी कोशिश करने लगी। वो जो मैम ने क्लास में बताया था उसकी छोटे मोटे आड़ी तिरछी सी ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। एक राज की बात है, बताना मत किसी को, मुझे ड्राइंग आती नहीं थी, बहुत बेकार थी मेरी ड्राइंग। तो पर फिर भी कोशिश की, मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। और उसके साथ में मैंने जब उसमें कुछ लाइनें डालकर जो है उस पे पॉइंट्स लिखने शुरू किए, तो अब मुझे ये बात नहीं पता थी कि ड्राइंग और ये जो मैं लाइनें हैं, कभी मैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं फोटोएं बनाती थी या कुछ है, कभी मैं उसको गोल बना देती थी, कभी स्क्वायर बना देती थी, कभी तिकोना बना देती थी। तो उसके साथ साथ तीर तीर से बनाकर मैं उस पे लिखती थी। लेकिन जब मैं बीएड वगैरह कर रही थी और फिर जब मैं अपना विद्यालय के अंदर में पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो उस समय में फिर विभिन्न वर्कशॉप में हमें समझ में आना शुरू हुआ कि भाई इसको तो कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। तो बहुत लगता था कि काश उस समय में जो आजकल हम जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस समय भी हमारे टीचर्स को ये बात पता होती, तो शायद ये और अच्छे से हो जाता करके। बट ये मैं कहूँगी कि ये चीज़ें बहुत मदद करती हैं हमें परीक्षा में सफल होने के। देखो, परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ ये नहीं होता कि परीक्षा से एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले जो बैठ के रट्टाफिकेशन करो कि उसको कंठस्थ कर लेते हैं हो जाएगा, नहीं। उसके लिए बेस्ट होता है कि जिस दिन में टीचर ने पढ़ाया घर आके उसकी पुनरावृत्ति करो, उसे और अच्छे से तैयारी करो, और तो जो है आप बार बार कुछ दिनों के बाद फिर से वो सब चीजें दोबारा से करो। क्लास टेस्ट होते हैं आजकल तो, और आपके डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट आपको याद हो जाता है। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है कि आपको हर विषय के लिए अपने टाइम टेबल में, जो घर का टाइम टेबल है, अपना आपका कैलेंडर है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिनट अवश्य निकालने होंगे। जो आज आपने कक्षा में सीखा उसके लिए, फिर 3-4 दिन के बाद में फिर वापस उसको दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति कीजिए। उसको देखिए कि कोई पॉइंट अभी भी तो नहीं रह गया है जो नहीं निकल पाया है या नहीं समझ में आया, ताकि आप स्वयं जो है अध्यापक या अध्यापिका के से जाकर जो है ये सब दोबारा से समझ सकते। देखो बच्चों, ऐसा है, मैंने जो अपने छात्र के रूप में जो भी कुछ अनुभव किया, मैंने नोट्स बनाए, आपको बता दिया, मैंने ड्राइंग बनाई, और वो ड्राइंग के साथ साथ फिर उसके बाद में जिसको आजकल हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, फ्लैश कार्ड का काम भी मैंने किया था। क्या होता था, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हम बनाते थे डिजाइन में। हम लाइब्रेरी में जाते थे तो हमारा जो लाइब्रेरी की टीचर होती थी, वो हमको बताती होती थी कि अ, आप एक काम करो, ये आपके रफ पेपर्स बचे हुए हैं, इनको आप डिजाइन में काटो, और इसके ऊपर में जो भी कुछ आपने जो है, वो हर बारी में हमें कोई नया कार्य बताती होती थी, तो धीरे धीरे वो आदत हमारी पक गई। आज हमको समझ में आया जब हम वर्कशॉप्स वगैरह में बैठते थे कि अरे ये तो फ्लैश कार्ड कहा जाता है, जो कि आप लोग भी बना सकते हैं, पर लेकिन आपको अपने कैलेंडर के अंदर में अपनी टाइमलाइन और अपने जो आपका घर का टाइम टेबल है उसमें आपको टाइमलाइन को लेकर चलना पड़ेगा, और साथ में ही आपको जो है खुद की परीक्षा भी लेनी होगी, ताकि उससे समझ में आए कि आप कर सकते हैं उतने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अगर मेरे को 3 प्रश्न करने हैं तो मैं वो कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं, वो भी एक तरीका हो। एक बारी का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। जब हम किसी वर्कशॉप में बैठे थे तो वहां पर जब विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, तो उस दौरान में ये सारी बातें हुई जो मेरे साथ मेरे बचपन में हुई थी, और हमसे प्रश्न भी पूछे गए बहुत तरह तरह के। तो
जब वो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर सामने में आने लगी, सबने अपने-अपने अनुभव शेयर किए कि हम अपने बचपन में हमारे अध्यापक हमको क्या सिखाते थे, उसके ऊपर में हम लोग क्या-क्या अपनी चीज़ें जो हैं ऐसी बच्चों को भी जो है सिखा सकते हैं। और आजकल की जो पढ़ाई है और जो बच्चों को समस्याएँ हैं, याद नहीं कर पाते हैं या कुछ बच्चों को किसी और तरह की समस्याएँ आती हैं, तो हर बच्चे का अपना एक तरीका है, तो भाई हम उन सबको ये सब बता सकें कि कैसे आपको ये काम करना है। तो अगर परिभाषाएं कोई याद करनी है तो परिभाषाओं के लिए कुछ शब्द एक फ्लैश कार्ड पे लिखे, दूसरे शब्द किसी और फ्लैश कार्ड पे लिखे, या ड्राइंग बनाई उसकी, या कोई और तरीका किया, इस तरह से हम एक दूसरे को सिखा। अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि फ्लैश कार्ड कैसे काम करेगा। देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक जैसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी तरह की भाषा के अंदर में पत्र का प्रारूप है। आप इस तरह से बना कर रख सकते हैं। आपको पूरा पत्र रटने या कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसके ये मालूम हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है, औपचारिक पत्र है उसका बनाइए, अनौपचारिक पत्र है तो उसमें कौन-सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कहाँ पे पता आएगा, कहाँ दिनांक आएगी, किसको संबोधन करना है, कहाँ पर आपको खत्म करना है, अपना नाम लिखना है, समापन से पहले क्या करना है, तो इस तरह से। अब मैं बताती हूँ कि आप जैसे हिस्ट्री या कुछ ऐसे शब्द जहाँ पे कहीं तिथियां याद करनी है, तो उसमें आप इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिख के आपको बताया आपको ऐसे ही लिखना है। हर एक का अपना नोट्स बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बनी हुई पड़ी होंगी, तो आप इसको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। भाई मैं क्यों फ्लैश कार्ड बनाऊं, किस लिए? देखिए, ऐसा है कि कहीं मान लीजिए आपको जाना है, अब सारी पुस्तकें तो नहीं उठा कर ले जा सकते। अब आपको ये भी है कि भाई मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति के लिए कुछ तो ले जाऊं, तो शायद आपके ये जो कार्ड्स आपने बनाए हैं, हो सकता है ये आपके काम में आ जाए। भाई अगले दिन वो मंडे एग्जाम है या फ्राइडे एग्जाम है, तो क्लास टेस्ट टाइप है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है और आपके पास में नोट्स जो बने हुए हैं, या तो वो नोट्स ले जाइए या फ्लैश कार्ड ले जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है फ्लैश कार्ड प्लीज़ बच्चों बाजार से खरीदे जाए। इतने महंगे फ्लैश कार्ड बना लेने से तो अच्छा यही होगा कि आप लोग जो पुराने चार्ट पेपर पड़े हैं उसको आप डिफरेंट डिजाइन में काटिए। आप टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे कर काट लीजिए, तो साथ साथ आपके दोनों काम हो जाएंगे। या आपकी पुरानी नोटबुक्स बची हुई हैं, उनके अंदर में कुछ एक पेजेस पीछे के खाली हैं, उनको निकालिए, उनको डिफरेंट डिजाइन में काटिए, या उनको आप ऐसे ही यूज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है कि आप उनको नोट्स के रूप में एक रफ नोटबुक बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बनाइए, बट उसको थोड़ा स्टाइलिश कीजिए, रंगों से और डिजाइन से। कितने ही तरीके हैं। तो इस तरह के देखिए, आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सुंदर सुंदर तरीकों से बना सकते हैं। मैं अभी भी यही कहूंगी, बाजार से खरीदने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है आप खुद से अपना एक। देखिए बच्चों, अपनी स्मरण शक्ति को, निर्णय लेना, और अगर कोई समस्या आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, उसको आप अपने कौशल, अपनी बुद्धि और अपने व्यवहार से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो। कोई भी समस्या है उसका हल आप ढूंढ सकते हैं। अब तक आप सीख ही चुके हैं इस वीडियो के अंदर में कि फ्लैश कार्ड, नोट्स बनाना, उदाहरण लिखना, चित्रकारी करना, तुकांत या तुकांत कविताएं यानी राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पोएम से नोट्स बनाना, या अपनी ऑडियोज तैयार कर सकते हैं ताकि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपने ईयरफोन लगाया है और ईयरफोन से आप सुन भी रहे हैं अपनी आवाज के, और अपने खुद का एग्जाम लीजिए। क्योंकि जब आप खुद का एग्जाम लेते हैं, आज प्रश्न पत्र बनाइए और 2 दिन के बाद उसका एग्जाम कीजिए और फिर खुद चेक करिए, और टाइम के हिसाब से करिए कि आपको 5 या 10 मिनट के अंदर कितने प्रश्न करने हैं, या 1 घंटे का प्रश्न पत्र बनाया है तो वो कितनी देर में आपका कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से। तो ये आपको सारा कुछ जो है करने में बहुत आसानी लगेगी। अगर आप ये देखें कि आपने अपने अध्ययन के लिए कितनी मेहनत की है, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। आप अपनी उपलब्धियों को
भी खोज पाते हैं कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है। जब आप काम करने बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। आप अपने नोट्स, अपने उदाहरण, इनको प्रयोग करके अपनी शिक्षा को सुधार सकते हो। लोग क्या कहेंगे वाली बात में आपको नहीं जाना है। आप में पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने पढ़ाई के तरीकों पे काम करने की जरूरत है। अपने नोट्स और उदाहरणों के ऊपर में आपको काम करने की जरूरत है। देखो, मैं एक बात और बताती हूँ कि जब भी मैं अपनी कक्षा में जो भी पढ़ाया होता था, घर आके अपने नोट्स देखती थी, क्लासमेट के साथ में डिस्कस करती थी, और टीचर ने कोई उदाहरण दिया है, क्लास में बताया है, लेकिन मैं उदाहरण नहीं नोट कर पाई और मैंने कुछ रफ नोटबुक में लिख रखा है। घर आकर देख रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्या क्या समझाया था। तो कोई ना कोई मेरे जो नोट्स मेरे पास में लिखे होते थे या हिंट लिखे हुए होते थे, उससे मुझे समझ में आ जाता था। हमारे समय में तो ये इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं होती थी, सिर्फ हमारे अखबार होते थे या रेडियो होते थे। तो हम समाचार सुनते थे या बड़े बुजुर्गों से कोई कहानियां, कोई किस्से सुनते थे। उनमें से ही कभी कभी वो हम उदाहरण बनाने में आसानी हो जाती थी। तो और फिर हम या पुस्तकालय में जाते थे, पुस्तकें पढ़ते थे। सबसे अच्छा एक और जरिया होता है अपनी स्मरण शक्ति को ऊंचा करने का, वो है पुस्तकालय की तरह तरह की किताबों को पढ़ते रहिए। अगर आप ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं, आप वो कीजिए, बट अपने घर का टाइम टेबल और अपने कैलेंडर को बनाए रखिए। इस तरह से जो है आपको बहुत मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आप सब लोग जितनी भी ऑनलाइन अगर कोई प्रतियोगिता है, पर वो अपने माता पिता के साथ में उनके सुपरविजन में कीजिए। लेकिन स्कूल की जितनी भी इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं होती हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, उनमें आप अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए। ये भी आपका एक पढ़ाई करने का जरिया है। यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अपनी कविता में काव्य मंचन वगैरह प्रस्तुत किया करें तो उसमें और भी अच्छा लगेगा। ये सब काम मैंने भी अपने समय में किए थे। बहुत कुछ समझ में आता है। तो फिर अब देखिए, आप अपने बचपन की पढ़ाई को जितनी भी यादें हैं और जितने भी अनुभव हैं, उनको कहीं ना कहीं आप संजो कर रखें। चाहे चित्रकारी के रूप में, नोट्स के रूप में, डायरी लिखने का शौक बनाइए। डायरी में अपने बचपन की यादों को करिए। स्कूल में आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनको संभाल के रखिए। स्कूल में कोई बहुत अच्छे से आपने कार्य किया है, कोई आपकी जो हॉबीज की क्लासेस हैं या आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन की क्लासेस हैं, उसमें बहुत कुछ किया है, वो सब आप अपना फोल्डर बना के रखिए, जो कि बड़े होने पर ये चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऑडियो या वीडियो या फोटो, आजकल तो इतना सब कुछ होने लगा है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स और ये जितने भी आपकी चीजें हैं, उनको संभाल के रखिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत साइट्स वगैरह से फोटोज वगैरह लिए। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने ध्यान से इसे सुना। मैं फिर से कहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई अभी भी प्रश्न है या कुछ और तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस ईमेल आईडी पे कृपया करके मुझे मेल डालें।